हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की बुकलेट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ नज़र आते रहेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनको आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लें। जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं उनसे आप इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद जब उनको आप याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि हाउ डज़ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस चेंज व्हेन द रेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देखिए ऐसा होगा कि आप जानते हैं कि दो टाइप की लाइट की बात की जा रही है, एक है रेड लाइट, एक है वायलेट लाइट। तो अगर हमारे पास जो भी लेंस लिया है हम लोगों ने, अगर उस लेंस के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस के, अगर वो R1 और R2 हैं, तो आप जानते हैं फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर जो स्मॉल n होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पर आप जानते हैं इसकी फार्मूले में जो n आ रहा है इसकी वैल्यू होती है n इज इक्वल टू c अपॉन v। लेकिन आप जानते हैं कि दो टाइप की लाइट की बात की जा रही है, एक रेड लाइट और एक वायलेट लाइट। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एंड वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट सबसे कम होती है। अगर इस फॉर्मूले से आप सोचेंगे तो क्योंकि c तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो जो c अपॉन v सफिक्स r होगा ये सबसे कम होगा, और c अपॉन v सफिक्स v ये सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए nr सबसे कम होगा और nv ये सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए nr माइनस 1 ये सबसे कम होगा और nv माइनस 1 ये सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए nr माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये सबसे कम होगा, और nv माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ये सबसे ज़्यादा होगा। इसकी वैल्यू होगी इस वाले फॉर्मूले से क्या, ये होगी 1 अपॉन एफ सफिक्स r, ये सबसे कम होगा, और 1 अपॉन एफ सफिक्स v ये सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखिए जो एफ सफिक्स v होगा ये कम हो जाएगा और एफ सफिक्स r ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉयलेट कलर के लिए जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग रेड लाइट को रिप्लेस करते हैं वॉयलेट लाइट से तो जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन सेम फॉर माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 1 मिलीमीटर एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ 1600 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। तो आप जानते हैं कि
वैक्यूम में चाहे कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, चाहे कोई सी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो जो उसकी स्पीड होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ सेम रहेगी? स्पीड ऑफ रेडिएशन सेम रहेगी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कि स्पीड ऑफ both the electromagnetic waves will be same, that is आप जानते हैं वैल्यू होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन लिखा है कि अंडर what condition does a biconvex lens of glass having a certain refractive index acts as a plane sheet when immersed in liquid? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है और कोई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करता है। तो आपके पास लेंस मेकर फार्मूला है, आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला होता है 1/f = n-1 विदिन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। अब जब ये बिहेव करेगा एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह, तो आप लिखेंगे कि फॉर प्लेन शीट ऑफ ग्लास, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो इनफाइनाइट, यानी पावर जो होती है वो ज़ीरो होती है। आप जानते हैं कि प्लेन शीट ऑफ ग्लास की जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है, फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये पूछ रहे हैं किस केस में ऐसा होगा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f की जगह इनफाइनाइट। जब आप किसी भी लिक्विड में इसको डिप कर देंगे, तो जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगी, कहाँ से कहाँ उनका रिफ्रैक्शन होगा। तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो होगा कहाँ से कहाँ? लिक्विड से लेंस के ग्लास में। तो यहाँ पर जहाँ n लिखा हुआ है ये हो जाएगा ln(g-1) विदिन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2, ये हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा ln(g-1) विदिन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। आप जानते हो कि जब ये बाइकॉन्केव या बाइकॉन्वेक्स लेंस होगा तो 1/r1 और 1/r2 जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि उनके साइन भी अपोजिट होंगे। इसलिए अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, ठीक है ना। और उस केस में जो 1/r1 इस 1/r2 है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो ln(g-1) है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ln(g) कितना होता है? ये होता है Ang/ANL। तो इसका मतलब फिर आप लिखोगे कि इट इम्प्लाइज दैट कि Ang/ANL -1 = 0 या Ang/ANL = 1 या ANL = Ang। इसका मतलब इस कंडीशन में कि जब जिस लिक्विड में आपने डिप किया है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा, यानी उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर जो होगी वो 0 हो जाएगी। इसका एक और तरीका भी हो सकता था। और तरीका देखो, आपको याद होगा कि आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आपको याद होगा कि अगर आपके पास जो भी लेंस है, चाहे वो कोई भी लेंस हो सकता है, जनरल बात कर रहे हैं, एक लेंस ऐसा है कि उसके जो दोनों सरफेसेस हैं उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 हैं, तो उस केस में आपके पास लेंस मेकर फार्मूला है। आप लिखेंगे फ्रॉम लेंस
मेकर्स फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फार्मूला आपके पास है। जब ये रखा हुआ है एयर में, तो केस फर्स्ट, जब रखा हुआ है एयर में, तो इन एयर और वैक्यूम जब रखा हुआ है तो आप लिखोगे 1/f इन एयर इज इक्वल टू, जब एयर में रखा है तो रिफ्रैक्शन होगा एयर टू ग्लास, तो ANG माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकेंड, व्हेन दिस लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड, केस सेकेंड when this lens is dipped in liquid, तो उसी वाले फॉर्मूले से आप देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 1/f(l), लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ अगर इसकी f(l) है, रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ होगा, लिक्विड से ग्लास में होगा, तो आप लिखेंगे LNG माइनस 1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो मिलेगा आपको f(l) अपॉन f(a) इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। और आप जानते हो कि जो लिखा है ANG माइनस 1, ये तो ये रहेगा ANG माइनस 1 डिवाइडेड बाई जहाँ लिखा है LNG, ये हो जाएगा ANG अपॉन ANL माइनस 1। तो यहाँ से जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि f(l) इज इक्वल टू हो जाएगा f(a) मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 डिवाइड बाई ANG अपॉन ANL माइनस 1। तो ये फार्मूला पहले आप लोगों को ड्राइव कर लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको पहले इसको ड्राइव कर लेना चाहिए। और उसके बाद जब आपसे कहा जाएगा कि फॉर प्लेन शीट ऑफ ग्लास, तब आप लोग इसकी जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे। आप लिखेंगे कि इफ़ लेंस बिहेव्स like a plane sheet of glass, then f(l) ये हो जाएगा इनफाइनाइट। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप पुट करेंगे कि इनफाइनाइट इज इक्वल टू f(a) मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 डिवाइड बाई ANG अपॉन ANL माइनस 1, इतना हो जाएगा। इसको आप यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ पर लेके आओगे तो हो जाएगा ANG अपॉन ANL माइनस 1 इज इक्वल टू FA डिवाइड बाई इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा इसका मतलब कि यहाँ से ANG अपॉन ANL माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और इसका मतलब जो भी हमने किया था कि इधर ले जाओगे इसको तो ANG अपॉन ANL ज़रूर 1, यहाँ पर सकते हो कि ANL जो होगा ये होगा ANG। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी, कंडीशन वही निकल के आएगी कि कोई भी लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, कोई भी लेंस हो, अगर आप उसको किसी एक ऐसे मीडियम में डिप कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही इक्वल होता है, तो उस केस में वो एक ट्रांसपेरेंट प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है और पावर 0 हो जाया करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एक्सप्लेन। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th में ये बात हो रही है कि एक लाइट रे ये किसी एक मीडियम से
किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है। कोई भी लाइट रे है इस मीडियम से जब इस मीडियम में एंटर करती है तो आपसे कह रहे हैं कि भाई इसकी वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहती है? तो आप ये मानिए कि अगर सपोज़ ये जो मीडियम है ये है एयर, सपोज़ ये वाला मीडियम है ये है सपोज़ ग्लास। अब यहाँ पर इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो सपोज़ इसकी जो वेवलेंथ है ये हो जाती है लैम्डा डैश। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ये है c। यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ग्लास में जब एंटर किया इसने, सपोज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये हो जाएगी v। ओके, तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है v इज़िकल टू एन लैम्डा से v इज़िकल टू n इंटू लैम्डा। अगर फार्मूला आपको याद हो तो फ्रॉम v इज़िकल टू n इंटू लैम्डा, यहाँ पर v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, n इसकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इसकी वेवलेंथ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी हैव फ्रीक्वेंसी n इज़िकल टू v अपॉन लैम्डा, ये होता है। तो अगर आप देखेंगे कि एयर में जो फ्रीक्वेंसी है इन एयर, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू मान लूँ तो इन एयर तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज़िकल टू कितना हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा। और इन ग्लास फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा डैश, ये हो जाएगा। ओके, तो आप जानते हैं जब भी हम लोग किसी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर एंटर करती है लाइट तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी? आप देखिए कि अगर आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर लाइट एंटर कर रही है तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी v ये कितनी होगी? c अपॉन n, ये तो होगी, पढ़ चुके हैं आप लोग ये फॉर्मूला c अपॉन n, जहाँ पर n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऐसे ही आप जानते हैं कि जो नई वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश, ये कितनी होगी बताएं? जो नई वेवलेंथ लैम्डा डैश होगी इस पर क्या असर पड़ेगा? तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन n, ये हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर पुट करके देखें, अगर मान लीजिए हम भी मान लें कि एयर में फ्रीक्वेंसी है न्यू सफिक्स से, गिलास में है न्यू सफिक्स जी, अगर मैं यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दूँ तो न्यू सफिक्स g इज़िकल टू हो जाएगा, जहाँ लिखा है v वो होगा c अपॉन n डिवाइडेड बाई लैम्डा अपॉन n। इससे यहाँ पर ये याद रखिए कि n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये आएगा c अपॉन लैम्डा, और c अपॉन लैम्डा क्या है? ये है न्यू सफिक्स a। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ग्लास में वो एयर में जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसके ही इक्वल है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब एंटर करती है तो जिस रेशो में चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट में, उसी रेशो में जो चेंज होता है वो होता है वेवलेंथ में। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज़ मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ ग्लास, हाउ डज़ ए डायमंड कटर मेक यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, आप जानते हैं डायमंड ज़्यादा हार्ड होता है, ओके, और इसी वजह से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ग्लास के मुकाबले। तो जो डायमंड कटर होता है वो किस तरह से इसको यूज़ करता है, जब हम लोग डायमंड की कटिंग करते हैं तो किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि n इज़िकल टू 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी,
जहाँ पर सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से अगर आप साइन सी देखेंगे तो ये होगा 1/n, ठीक है। अब आप जानते हो डायमंड के लिए जो n की वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है तो जो साइन सी की वैल्यू होगी ये काफ़ी कम हो जाएगी, इसलिए जो एंगल सी होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा। क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा तो क्या होगा कि जब भी कोई लाइट रे डायमंड से एयर में बाहर आएगी तो उस केस में क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर उसकी वैल्यू सी से ज़्यादा होगी तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड के अंदर ही हो जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है भाई, डायमंड चमकता क्यों है? इसलिए चमकता है कि जहाँ पर भी डायमंड रखा हुआ है उसमें चारों तरफ से लाइट डायमंड में एंटर करती है और उसके अंदर जो सरफेस की कटिंग की गई है वो कटिंग इस तरह से की जाती है कि जितनी भी लाइट रेज जाकर उसकी अंदर की सरफेस से टकराएंगी तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो सी से ज़्यादा होगा। जब सी से ज़्यादा हो, एक तो सी की वैल्यू ही बहुत कम है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाया करती है कि जितनी भी लाइट रेज अंदर जाएंगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो सी से ज़्यादा होगा। और जब सी से ज़्यादा होगा तो उन सारी जो लाइट रेज हैं उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड के अंदर ही हो जाएगा और केवल कुछ सिलेक्टेड कॉर्नर्स से वो लाइट रेज बाहर निकलेंगी। और जब ऐसा होगा तो वो डायमंड हमें चमकता हुआ नज़र आएगा। इसलिए डायमंड की ब्रिलियंसी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जितना क्रिटिकल एंगल कम होगा वहाँ पर उतना ही अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उस लाइट के लिए जो डायमंड में एंटर कर रही है, और डायमंड उतना ही ज़्यादा चमकता हुआ हमें नज़र आएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि इफ़ ए रे ऑफ लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम हाउ डज़ द फ्रीक्वेंसी चेंज। अब इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है और ये नॉर्मल है। सपोज़ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है v। आप देखो कि जब भी कोई लाइट रे जब रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी इस तरह से, तो एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो अनचेंज रहती है, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू। और यहाँ पर वेवलेंथ मानिए कि लैम्डा है और यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये लैम्डा डैश हो जाया करती है। फार्मूला होता है v = n लैम्डा, फ्रॉम v = n इंटू लैम्डा। ध्यान रखिए कि यहाँ पर n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी है कि v वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, n इट्स फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इट्स वेवलेंथ। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो इन एयर, जब एयर में देखेंगे तो v की जगह आएगा c फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्डा, ये हो जाएगा। जब हम लोग एंटर करते हैं किसी भी डेंसर मीडियम में, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लास में, तो इन ग्लास, जब आप ग्लास में देखेंगे तो ग्लास में हो जाएगा वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी और वेवलेंथ लैम्डा डैश, इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगी। अब आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, तो c/v इससे ये कैंसिल, लैम्डा/लैम्डा डैश। लेकिन आप जानते हैं c/v जो होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ से ये n आ जाएगा, ठीक है, यानी ANG आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा/लैम्डा डैश।
वो आप देख रहे हैं कि जो लैम्डा डैश होगा ये होगा लैम्डा अपॉन ए एन जी, ठीक है, लैम्डा अपॉन ए एन जी। और आप जानते हो कि सिंस ए एन जी इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसलिए जो लैम्डा डैश की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी लैम्डा के मुकाबले। इसका मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो जो उसकी वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्वेश्चन का आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। तो आप देखिए कि यहाँ पर दो बातें होती हैं कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो क्या है, पहली कंडीशंस ये है कि जो लाइट रे है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाए, वो हमेशा डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयरर ये लाइट जानी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई, दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए, केवल तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा है कि ए लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन एयर एंड डाइवर्जिंग लेंस इन वाटर फॉर विच n इज इक्वल टू 4/3। What will be the condition of the value of the refractive index of the material of lens? ओके, तो अगर एयर में रखा है तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। जब उसको वाटर में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो वो एक डाइवर्जिंग लेंस तरह बिहेव कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो लेंस जिस मेटेरियल का बना हुआ है उसकी वैल्यू कंडीशन क्या है। तो आप जानते हैं एक फार्मूला हमने थोड़ा पहले ड्राइव किया था, वो मैं आपको बताऊं। ये था वो फार्मूला कि F(L) इज इक्वल टू F(A) ANG-1 अपॉन ANG अपॉन ANL-1। तो आप ये देखिए कि एयर में वो कन्वर्जिंग लेंस था, तो इसका मतलब FA कैसा हुआ, पॉजिटिव। लेकिन बाद में जब आपने उसको डिप कर दिया वाटर में तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि FA के मुकाबले FL के जो साइन है वो चेंज हो गया। ANG-1 ये तो हमेशा ANG-1 ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो है ये नेगेटिव होनी चाहिए। इस तरह समझिए कि आपके पास जो भी लेंस था, सपोज ये लेंस था, ये लेंस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 विद साइन नहीं ले रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ इसलिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इसका ये रखा है एयर में और सपोज़ ये किसी मेटल का बना हुआ है, सपोज मैं इसे ग्लास कह रहा हूँ, हालांकि ग्लास का बना नहीं है लेकिन फिर मैंने ग्लास कह दिया। और आपको ये बताना है कि जो ANG है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला आपके पास लेंस के फॉर्मूले से अगर आप देखोगे तो 1/F(A) इज इक्वल टू ANG-1 विद इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, ये इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ANG-1 होगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 1/FA भी पॉजिटिव होगा, इसलिए FA पॉजिटिव होगा। जब FA पॉजिटिव होगा तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको जब डिप कर दिया किसी भी लिक्विड में, वाटर में मैंने यहाँ पर डिप कर दिया है, और जब वाटर में डिप कर दिया तो इफ़ दिस लेंस इज डिप्ड
in water for which ANL is equal to 4/3। ये है। तो आपको मैंने दिखाया था फॉर्मूला जब ड्राइव किया था हम लोगों ने, जो एफ सफिक्स एल यानी वाटर के अंदर जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो होगी एफ सफिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई ANG माइनस 1 डिवाइड बाई ANG अपॉन ANL माइनस 1। अगर जिस लिक्विड में आपने डिप किया है अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता, उसके तो ये इससे कैंसिल होता, 1 माइनस 1 ये होता 0, तो FL इनफाइनाइट आ जाता, यानी प्लेन शीट ऑफ ग्लास आ जाता। लेकिन यहाँ पर नेचर चेंज हो रहा है। नेचर चेंज कब होगा? नेचर चेंज तब होगा जब ये जो टर्म निकल के आ रहा है ANG अपॉन ANL माइनस 1 ये नेगेटिव आ जाए। केवल तब FL और FA के जो साइन हैं वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ANG अपॉन ANL माइनस 1 जो है ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लेस देन 1 होना चाहिए। आप लिखेंगे कि इफ़ FA इज इक्वल टू प्लस FA एंड FL इज इक्वल टू माइनस FL, साइन चेंज हो गए, तब देखिए क्या होगा, देन ANG अपॉन ANL माइनस 1 की जो क्वांटिटी है ये कैसी होगी? नेगेटिव, यानी लेस देन 0, ये नेगेटिव होनी चाहिए। जब लेस देन 0 हो गया आप इस 1 को आप इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ANG अपॉन ANL विल बी लेस देन 1। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ANG विल बी लेस देन ANL। और देखिए जो ANL है जिस लिक्विड में आपने डिप किया है ये वाटर है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ये है ANG और इसकी वैल्यू गिवन है 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर ये 4/3 से कम है, ठीक है, तो जब आप रखोगे इस लेंस को एयर में तो ये बिहेव करेगा कन्वर्जिंग लेंस की तरह। लेकिन जब आप लोग इसको 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डिप कर दोगे तो फिर ये बिहेव करेगा एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह, यानी कि इसका नेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं इस बात के बारे में कि अगर किसी भी लेंस को आप डिप करते हो किसी ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, तो फिर जैसी उसकी शेप होती है वैसे ही उसकी नेचर होती है। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बिहेव करता है एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह। जब आप उसे किसी ऐसे लिक्विड में डिप कर देते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो आप जानते हैं उस केस में जो लेंस होता है वो एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करता है, उसकी पावर 0 और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाया करती है। लेकिन अगर आप उसे किसी ऐसे लिक्विड में या किसी ऐसे मटेरियल में ट्रांसपेरेंट मटेरियल में डिप कर देते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो फिर जैसी उसकी शेप होती है नेचर उससे अपोजिट हो जाया करती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस अगर शेप में है तो वो बिहेव करता है एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह, और अगर उसकी शेप एक कॉन्केव शेप है तो वो बिहेव करता है एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह। तो जो कंडीशन पूछी थी वो कंडीशन ये है कि जो ANG की वैल्यू है यानी कि जो मटेरियल है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 से कम होना चाहिए। अगर कम है और एयर में वो बिहेव कर रहा है एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह, तो जब आप लोग उसको 4/3
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डिप कर देंगे तो फिर वो बिहेव करेगा एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो बुकलेट है उसका लिंक और जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।